टुडेज वीडियो टॉपिक इज हाउ टू जज अ सीपीयू। एक सीपीयू में कितना पावर है या दो सीपीयू आपके सामने, दोनों में से कौन सा बेटर है? वेल ये तो मैं यूं ही बता सकता हूँ, इसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो ये बेटर है, इसके कोर ज़्यादा है वेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें तो कोर्स और क्लॉक स्पीड दोनों ही दूसरे वाले से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये बेटर हो गया। इसके अलावा ये हायर जनरेशन का है तो ये बेस्ट है। काफ़ी सिंपल है। नहीं, एक्चुअली यही बिगिनर्स के लिए मिसकंसेप्शन है। वेल क्लॉक स्पीड, जनरेशन, कोर्स, ब्रांड स्पेसिफायर, ये वो स्पेसिफिकेशन है जिनसे जनरली एक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। यस, दीज आर द लीडिंग एंड इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, पर किसी प्रोसेसर की रियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन सफिशिएंट भी नहीं है। कैसे? तो चलिए इन्हीं मिसकंसेप्शंस को दूर करते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बट उससे पहले आज का जो ये वीडियो है सिर्फ एक सिंगल वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट स्टार्टिंग और बेस ऑफ अ न्यू प्लेलिस्ट जिसमें कि हम बात करेंगे लैपटॉप एंड पीसीज की, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स की, हार्डवेयर की, नेटवर्किंग की। मींस विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अबाउट लैपटॉप एंड पीसीज इन दिस प्लेलिस्ट। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर है इतना लंबा वीडियो हम देख क्यों रहे। फॉर एग्जांपल आपको एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है। जनरली मार्केट में जाते हो तो 60 से लेकर के 80,000 की रेंज के बीच में आपको ये दो प्रोसेसर, पहला i5 11400H और दूसरा है Ryzen 7 4800H। वेल ये कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि अदर स्पेसिफिकेशंस लाइक ग्राफिक कार्ड, रैम, डिस्प्ले वगैरह सेम रहेगा। सो अब बताइए इन दोनों प्रोसेसर में से आप किसे सिलेक्ट करोगे, कौन सा बेटर परफॉर्मेंस देगा? वैसे तो दोनों ही प्रोसेसर्स अपनी प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, बट ओनली तब जब आप राइट डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो डेफिनेटली आपको Ryzen 7 के 2 एक्स्ट्रा फिजिकल कोर्स एंड क्लॉक स्पीड को इग्नोर करते हुए i5 की तरफ जाना चाहिए जो कि इसके बेंचमार्क स्कोर से बिल्कुल क्लियर है। अगर बात आती है गेमिंग की तो जो i5 है वो आपको 20 to 30% बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है रेदर देन Ryzen 7। अगर प्रायोरिटी गेमिंग है तो कोई मतलब नहीं है 8 कोर के सीपीयू को सिलेक्ट करके, एक 6 कोर का सीपीयू ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर प्रोफेशनल और वीडियो एडिटिंग वर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने Ryzen 7 चूज करना चाहिए जो कि आपको 15 to 20% डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करके देने वाला है। इस तरीके से ये दोनों ही प्रोसेसर काफी पावरफुल है पर अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करेंगे अगर आप एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो। इस तरीके से अभी हमने देखा कि बेंचमार्क स्कोर से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्रोसेसर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, बट हमें उसके पीछे का रीजन भी तो पता होना चाहिए ना कि वो प्रोसेसर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि जनरली बेंचमार्क स्कोर से क्लियर नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम इन सभी स्पेसिफिकेशंस को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको पहले से ही प्रोसेसर के बारे में काफी कुछ पता है तभी भी आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कुछ अलग सी चीजें भी इंक्लूड करी है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली क्लॉक स्पीड। वेल हम सभी को पता है क्लॉक स्पीड क्या होती है। जनरली एक सीपीयू पल्सेस जनरेट करता है पर सेकंड, वो जितना ज़्यादा पल्सेस और साइकिल जनरेट करेगा वही उसकी क्लॉक स्पीड होती है। नो डाउट जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन आता है IPC, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, और ये वही स्पेसिफिकेशन है जो एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा फास्टर बनाता है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोसेसर है। फर्स्टली 3.8 गीगाहर्ट्ज़ जो कि 2 IPC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है वो 4 IPC पर बेस्ड है। सिंस एक 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर एक सेकंड में 1 बिलियन साइकिल्स जनरेट करता है, सिमिलरली 3.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर 3.8 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड परफॉर्म करेगा। सिंस इसका IPC 2 है, मींस एक सेकंड में ये 7.6 बिलियन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर देगा। वाइल जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है वो एक सेकंड में 2.4 बिलियन साइकिल्स ही जनरेट करेगा, बट IPC 4 होने के कारण ये एक सेकंड में 9.6 बिलियन इंस्ट्रक्शंस तक को परफॉर्म कर देगा। क्लियरली काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसके कारण कभी कभी हमें कम क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं रेदर देन हायर क्लॉक स्पीड प्रोसेसर। और हाँ, एक बात और, अगर किसी प्रोसेसर का IPC 4 है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो पर साइकिल 4 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके दे ही देगा, सिंस कुछ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म होने में डजन्स ऑफ साइकिल्स भी लग जाते हैं। कोर्स, आपने ये फेमस लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, लाइक हमें एडिटिंग करनी है तो हमें ज़्यादा कोर्स, ज़्यादा थ्रेड चाहिए। वही गेमिंग में कोर्स और थ्रेड इतना मैटर नहीं करते हैं। यस, ये लाइन सही है, पर क्या कभी इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है? सो इसके पीछे का रीज़न है प्रोसेस पैरेललाइजेशन। एक्चुअली जो प्रोग्राम, चाहे वो गेम हो या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अपने इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली प्रोसेस करवा पाता है वही मल्टी कोर्स का एडवांटेज ले पाता है। अदरवाइज मल्टीपल कोर्स उसके लिए कोई सेंस नहीं रखता है। नहीं समझ में आया?
चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 2 प्रोसेसर है, एक 4 कोर का है और एक 8 कोर का है, जिनमें कि अदर स्पेसिफिकेशन हम सेम मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इस प्रॉब्लम को पैरेलली परफॉर्म किया जा सकता है, मीन्स कुछ इस तरीके से कोर्स के बीच में बांटा जा सकता है। देखने से ही क्लियर है कि 8 कोर वाला CPU जल्दी आंसर दे देगा, क्योंकि इसके एक कोर को एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वाइल इसके एक कोर को 2 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और वहीं अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इनटू ब्रैकेट सब कुछ है, सो ये पैरेलली परफॉर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल यहाँ पर सब चीज़ें सीक्वेंस में होगी। ऐसा नहीं होगा कि माइनस ये वाला कोर कर दे, इनटू ये वाला कोर कर दे, डिवाइड ये वाला कोर कर दे, नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहे CPU 8 कोर का हो या 4 कोर का, उसका केवल एक ही कोर यूज में आएगा। तो जल्दी परफॉर्म करके कौन देगा आंसर? जिसका क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा वो, जो कि इस केस में 4 कोर वाला CPU है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में जिन प्रोसेसर्स में कम कोर्स दिए जाते हैं कंपैरेटिवली उनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। चलिए इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। एक तरफ है गेमिंग और दूसरी तरफ है एडिटिंग। अगर बात आती है गेमिंग की, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। लाइक आप एक शूटिंग का गेम खेल रहे हो, तो उसमें जब आप ट्रिगर दबाओगे अकॉर्डिंगली बुलेट निकलेगी, बुलेट टारगेट के किस पॉइंट पर लग रही है उस अकॉर्डिंग उस टारगेट का एक्शन लोड होगा और अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि वो मरेगा या नहीं, या उसकी कितनी लाइफ जाएगी। देन सराउंडिंग चेंज होगी। मीन्स मोस्टली जो टास्क है वो इंटरकनेक्टेड है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपने गोली चलाई भी नहीं और सामने वाला पहले ही गिर गया। अगर बात आती है एडिटिंग की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स होती है जो कि मोस्टली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। लाइक अगर कोई टेक्स्ट की लेयर है, इमेज की लेयर है, तो उसे उसके नीचे जितने भी लेयर है उससे कोई मतलब नहीं, उसे जस्ट अपनी टाइमलाइन पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। तो इस प्रॉब्लम को पैरेलली प्रोसेस किया जा सकता है। लाइक 2 लेयर्स को ये कोर संभालेगा, 2 लेयर्स को ये, और ऐसे करके यहाँ पर इसे डिवाइड किया जा सकता है। सिंस फर्स्ट वाला कोर जिन लेयर्स को परफॉर्म कर रहा है वो सेकंड वाले कोर्स की लेयर्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कोर अपनी लेयर्स को इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकता है। उसे जस्ट अपनी टाइमलाइन पे दिए गए अपनी लेयर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सो आई होप यहाँ पर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग समझ आया होगा। थर्ड TDP, थर्मल डिजाइन पावर। अब यहाँ पर इसको लेके एक मिसकंसेप्शन है। इसे ऐसा देखा जाता है लाइक जितना ज़्यादा प्रोसेसर का TDP होगा, प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर कंजप्ट करेगा और साथ ही उतनी बेटर परफॉर्मेंस देगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। TDP हमें बताता है कि अंडरलोड एक CPU कितना मैक्सिमम हीट डिसिपेट करने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हायर TDP ऑलवेज बेस्ट है? कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा TDP होता है CPU उतना अच्छा परफॉर्म करके देता है, पर इसका डायरेक्टली मतलब ये नहीं हो जाता है कि एक 80 वॉट TDP वाला CPU 40 वाले से डबल परफॉर्म करके देगा। इतना डिफरेंस भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सेम जेन एंड फैमिली के 2 CPU, एक 40 एंड एक 80 TDP का। अब दोनों में ही 40 TDP में लगाने वाला कूलर यूज करे तो जो 40 TDP वाला है वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे देगा, पर 80 TDP वाला ड्यू टू ओवरहीट एक फिजिकल डैमेज का रीजन बन सकता है। हेंस TDP डायरेक्टली एम्फेसाइज करता है कूलिंग सिस्टम पे। इसलिए आपने देखा होगा जो स्लिम लैपटॉप्स होते हैं जहाँ पर कूलिंग इतने अच्छे से नहीं दी जा सकती, वहाँ पर YNU सीरीज के प्रोसेसर आते हैं। वहीं गेमिंग लैपटॉप जिनमें कूलिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है उनमें H सीरीज जैसे हायर TDP वाले प्रोसेसर्स आते हैं। फोर्थ, हाइपर थ्रेटनिंग, जो कि एक डोमिनेटिंग फैक्टर है CPU की परफॉर्मेंस डिसाइड करने में। इसके अंदर ज़्यादा वर्कलोड होने पर CPU अपने एक फिजिकल कोर को 2 वर्चुअल कोर्स में स्प्लिट कर लेता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। वेल, क्या ये इतना सिंपल है? एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिससे कि ये ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोबाइल फैक्ट्री में एक वर्कर है जिसका काम फोन्स को चेक करना है। वो 4 फोन को चेक करता है, फिर थोड़ा वेट करता है, देन चेक करता है। यहाँ पर ये हमारा कोर है और ये CPU टास्क। तो हाइपर थ्रेटनिंग क्या है? यहाँ पर हाइपर थ्रेटनिंग वो स्मार्ट मैनेजर है जो कि इस वर्कर के फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ इस तरीके से उसे अनदर टास्क असाइन कर देगा। तो कुछ इस तरीके से यूजिंग हाइपर थ्रेटनिंग एक कोर यहाँ पर 2 डिफरेंट टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पा रहा है। यही हाइपर थ्रेटनिंग का एडवांटेज है। तो क्या एक 4 कोर का CPU जिसमें हाइपर थ्रेटनिंग है और एक 8 कोर का CPU जिसमें हाइपर थ्रेटनिंग नहीं है, दोनों सिमिलर है, सेम परफॉर्म करेंगे? वेल, नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर टास्क कुछ इस तरीके का हुआ जिसमें कि कोर के पास फ्री टाइम नहीं है तो यहाँ पर 2 फिजिकल कोर्स ही लगेंगे, वर्चुअल कोर्स से काम नहीं बनेगा। तो इस तरह हाइपर थ्रेटनिंग CPU के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, पर इसके भी लिमिटेशंस है। फिफ्थ, कैशेस। कैशे मेमोरी रैम से फास्टर होती है बट फास्टेस्ट मेमोरी नहीं है, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं जो कि CPU में इनबिल्ट आते हैं। किलोबाइट्स में इनकी कैपेसिटी होती है। वहीं कैशेस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अब तो लेटेस्टली लेवल 4 कैशेस भी आने लगे जिनकी
कैपेसिटी मेगाबाइट्स में होती है। अब जैसे जैसे इस चार्ट में हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटी तो बढ़ती है बट स्पीड कम होती जाती है। अब क्योंकि कैशे मेमोरीज बहुत ही कम कैपेसिटी में अवेलेबल होती है तो कई बार हमें लगता है कि हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस में इतना अफेक्ट नहीं करती है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में कैशे मेमोरीज का। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतना ही ज़्यादा रिपीटेडली परफॉर्म होने वाले इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू अपने अंदर होल्ड कर पाएगा और इसी कारण वो फास्टर रिस्पॉन्स कर पाएगा। हैंस परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।